हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 8th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर चल रहा था फ्रेंड्स, जिसका नाम है दोस्तों चैप्टर नंबर 14 मेजरमेंट एंड इफेक्ट्स ऑफ हीट। आज हम इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, इसके पहले का जो लेक्चर था, हमारा जो लेक्चर नंबर 3 था, उसमें हमने क्या स्टडी किया था वो आपको याद दिला दे। तो हमने दोस्तों कैलोरी मीटर के बारे में स्टडी किया था। आपको याद होगा कि अगर हमने इसके पहले का लेक्चर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो, आपको याद आ जाएगा। तो लेक्चर नंबर 3 में हमने कैलोरी मीटर क्या होता है वो स्टडी किया था, उसमें टेंपरेचर कैसा रोल होता है, किस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, और एक एग्जांपल भी आपको सॉल्व कराया था। उम्मीद करता हूं आपने जरूर से देखा होगा उस पर्टिकुलर एग्जांपल्स को भी। आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों लेक्चर नंबर 4 को आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं दोस्तों, जिसका नाम है एक्सपांशन। बट एक्सपांशन के पहले वो एक्सपांशन किसकी वजह से हो रहा है, जो मेन टॉपिक है हमारा वो है हमारा इफेक्ट्स ऑफ हीट, यानी कि हीट का क्या इफेक्ट हो सकता है, वो हम लोग को इस पर्टिकुलर टॉपिक के थ्रू पढ़ना है। अब जैसे कि आपको पता है दैट इज इफेक्ट, यानी कि हीट के वजह से ये जो हमारा चैप्टर है ये टोटल हीट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो हीट की वजह से क्या परिणाम हो सकता है, क्या उसका इफेक्ट हो सकते हैं। तो जनरली जो इफेक्ट होता है वो दो मेन टाइप से होता है। एक होता है आपका एक्सपांशन, जो भी इफेक्ट होगा हीट की वजह से, जो भी ऑब्जेक्ट होगा तो हीट करने की वजह से या तो उसका एक्सपांशन होगा यानी कि उसका साइज बढ़ेगा, या तो उसका होगा कॉन्ट्रैक्शन यानी कि उसका साइज जो है वो कम होगा। तो एक्सपांशन होगा या तो उसका कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब यहां पे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। लेट्स सपोज कि मेरे पास क्या है, एक तरीके से इतना बड़ा एक लोखंड का टुकड़ा है। ठीक है, ये क्या है, मेरे पास एक लोखंड का रॉड है, इतना बड़ा टुकड़ा है। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले इसको मैं हीट कर दूंगा। जब हीट करूंगा लाइक नॉर्मली जितना भी उसका टेंपरेचर का मेल्टिंग पॉइंट होगा उतना मैं हीट करूंगा। 1000 डिग्री के सेल्सियस के आसपास होता है उसका जनरली। तो इसको मैं जो हीट करूंगा तो ये जो आयरन का टुकड़ा है वो पिघलने लग जाएगा, और पिघल के क्या हो जाएगा, लिक्विड जैसा शेप ले लेगा। ठीक है, पिघल के क्या बन जाएगा, ये पूरा लिक्विड बन जाएगा। यानी कि क्या हो गया कि जब भी आपने इस आयरन रॉड को क्या किया, हीट किया, तो हीट करने के बाद ये चीज क्या हो रहा है, पहले ऐसा था अब ये चीज ऐसा हो गया, यानी कि क्या हो गया, वो एक्सपांड हो गया, यानी उसका साइज जो है वो बढ़ गया, उसका शेप जो है चेंज हो गया, कुछ भी हो सकता है। यानी कि क्या हो गया, एक तरीके से एक्सपांशन हो गया। यानी कि आपने जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट को हीट जब किया तो उसका क्या हो जाता है, एक्सपांशन हो जाता है। अब दोस्तों यही जो चीज है ये क्या है, एक तरीके से मेरा मेल्टेड लोखंड है। मेल्टेड लोखंड यानी मेल्टेड आयरन जो मैंने पिघलाया उसको, अब उसको एक शेप में डाल दूंगा। समझ लो ये मेरा साचा है, यानी कि फ्रेम होता है ना, उसमें डाल देता हूं और उसको ठंडा करने के लिए छोड़ देता हूं। यानी कि जब हीट को मैंने क्या किया, रिड्यूस किया, इस बार मैंने हीट को रिड्यूस किया, तब क्या हो जाएगा, वो एक तरीके से वो शेप ले लेगा, और यानी कि क्या हो रहा है, उसका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। यानी कि एक चीज इससे क्लियर होता है, क्या क्लियर होता है, ये चीज आपको ध्यान से सुनना है कि जब भी हम लोग हीट करते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट को, जब भी हीट सप्लाई करते हैं तो हीट सप्लाई करने की वजह से क्या होता है दोस्तों, वो होता है एक्सपांड, यानी कि एक्सपांशन होता है। तो द मटेरियल दैट इज ऑन विच द हीट इज सप्लाइड, ठीक है, जो भी मटेरियल के ऊपर हीट सप्लाई होता है वो मटेरियल का क्या हो जाता है दोस्तों, एक्सपांशन हो जाता है, यानी कि वो एक्सपांड हो जाता है। एंड वही चीज हीट की अगर हम बात करें, हीट करने पे एक्सपांशन होता है, लेकिन वही चीज को अगर हम कोल्ड करते हैं यानी कि ठंडा करते हैं, उसको नॉर्मल टेंपरेचर पे लेके आते हैं, तो वही चीज का क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। ये चीज आपको याद रखना है। तो हीटिंग की वजह से एक्सपांशन होता है और कोल्डिंग की वजह से एक तरीके से बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन होता है। बस यही आपको मैं आज बताने की कोशिश कर रहा था। तो ये था हमारा इफेक्ट्स ऑफ हीट। लेकिन इफेक्ट्स ऑफ हीट में जो एक्सपांशन टॉपिक है ये आपके सिलेबस में इंक्लूड किया हुआ है, तो ये एक्सपांशन को थोड़ा सा और हम लोग को डीप में देखना है। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरह से एक्सपांशन होता है, और हम लोग एक्सपांशन भी जो है इसमें सॉलिड के ऊपर बात करेंगे। लिक्विड और गैस का हम लोग को अभी नहीं पढ़ना है, हम लोग बाद में उसको चर्चा करेंगे। लेकिन आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सपांशन इन केस ऑफ सॉलिड। सॉलिड में एक्सपांशन कैसे होता है वो हम लोग चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा आज के रीड में, दैट इज एक्सपांशन इन केस ऑफ सॉलिड। सॉलिड में किस प्रकार जो है एक्सपांशन होता है, एक्सपांशन ऑफ सॉलिड बोल लो, इस पर्टिकुलर एग्जांपल है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। टॉपिक क्या है हमारा आज का, दैट इज एक्सपांशन ऑफ सॉलिड या फिर एक्सपांशन इन केस ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो अब ये जो एक्सपांशन ऑफ सॉलिड की बात करें, इसमें भी जो एक्सपांशन होता है ना, बहुत सारे अलग अलग तरीके से हो सकता है। यानी कि अगर मेरा कोई भी ऑब्जेक्ट है, लेट्स सपोज ये मेरा ऑब्जेक्ट है, तो जब मैं इसके ऊपर हीट सप्लाई करूंगा तो वी नो दैट हीट सप्लाई करने की वजह से ये एक्सपांड होगा। लेकिन ये जो एक्सपांड होगा वो किस तरीके से होगा, क्या उसका लेंथ जो है वो बढ़ेगा, ठीक है, यानी कि उसका जो लंबाई है वो बढ़ गया, क्या उसका जो चौड़ाई है वो पूरा बढ़ जाएगा, क्या पूरा उसका एरिया जो है वो बढ़ जाएगा, या फिर उसका पूरा वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो किस तरह होगा। तो इसके हिसाब से अगर बात किया जाए तो इसके अंदर भी तीन तरीके के क्या होते हैं, एक्सपांशन होते हैं सॉलिड के अंदर। तो सॉलिड के अंदर जो तीन तरीके का एक्सपांशन होता है वो जनरली होता है, सबसे पहला अगर बात करें वो होता है पहला लीनियर एक्सपांशन, दूसरा होगा उसका एरिया यानी कि पूरा एरियल एक्सपांशन,
पूरा का पूरा एरिया एक्सपांड हो रहा है तो एरियल एक्सपांशन, एंड तीसरा होता है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन, यानी कि पूरा का पूरा जो वॉल्यूम होता है उसका एक्सपांशन हो, ठीक है। तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्सपांशन, लेकिन आज के इस लेक्चर में मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा लीनियर एक्सपांशन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज समझ में आ गया होगा, एंड बाकी जो है एरियल और वॉल्यूमेट्रिक इसको हम लोग चर्चा करेंगे हमारे अगले लेक्चर जो मैं लेके आऊंगा, ठीक है। तो आज सिर्फ लीनियर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। लीनियर के बारे में चर्चा करने के बाद आपको एक एग्जांपल भी सॉल्व करके दिखाऊंगा, जिससे आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी और आपको टोटली कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ओके, तो बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर एक्सपांशन, ठीक है। अब सवाल ये उठता है दोस्तों, लीनियर एक्सपांशन मतलब क्या होता है कि चेंजिंग लेंथ। तो यानी कि लेट्स सपोज आई एम टेकिंग वन एग्जांपल हियर कि मेरे पास एक रॉड है, ठीक है, चलो एक मेरा रॉड है, इसका जो लेंथ था मेरा यहां से यहां तक का जो लेंथ था, जो लंबाई था उसका, वो इनिशियल स्टेज पे L1 था। मैंने क्या मान लिया कि वो जो रॉड है उसका जो लेंथ था वो L1 था। अब मैंने क्या किया, इसके ऊपर हीट सप्लाई किया। तो बाय सप्लाइंग हीट, ठीक है ना, बाय सप्लाइंग हीट, जब उसके ऊपर मैंने क्या किया, हीट को सप्लाई किया, तो क्या होना है, उसका हीट सप्लाई होने के कारण क्या होता है, उसका एक्सपांशन होता है। ये हम लोग को पता है, सॉलिड है ना, ये एक सॉलिड मैंने लोखंड लिया हुआ था या फिर जो भी मटेरियल लिया हुआ था, ठीक है। जब मैंने उसके ऊपर हीट जब सप्लाई किया तो हीट सप्लाई करने की वजह से क्या होगा, उसका एक्सपांशन होगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं हमारे लीनियर एक्सपांशन की, यानी कि इस केस में क्या हो रहा है, उसका लंबाई जो है, उसका लेंथ जो है वो बढ़ेगा। यानी कि उसका लेंथ समझ लो यहां से यहां तक, पहले वो इतना था अब वो इतना बढ़ गया, ठीक है। मैंने डॉटेड लाइन से क्यों दिखाया, क्योंकि ये हम लोग को पता चलना चाहिए कितना बड़ा। तो ये जितना जो चेंज हो रहा है ना, इस चीज को हम लोग बोलेंगे L2। कितना चेंज हुआ, L2 चेंज हुआ, ठीक है ना। हाँ सॉरी, L2 नहीं बोलेंगे, इसका पूरा जो चेंज होकर नया लेंथ बना ना, ये वाला, ये पूरा लेंथ जो बना, नया वाला जो लेंथ बना, उसको हम लोग बोलेंगे L2। ये क्या है, मेरा नया जो लेंथ बन रहा है, वो चेंज इन लेंथ जो हो रहा है वो मेरा L2 है। अब इसके केस में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा लीनियर एक्सपांशन था, इसके वजह से क्या हो रहा है, मतलब हमारा जो हीट हमने किया, तो हीट की वजह से क्या हो रहा है, हमारा लीनियर एक्सपांशन हो रहा है। यानी कि जो भी मटेरियल था उसका एक्सपांशन लाइन में हो रहा है, एक लीनियर हो रहा है, लेंथ के हिसाब से हो रहा है, इसके लिए हम लोग उसको बोलेंगे लीनियर एक्सपांशन। तो हमारा एक प्रोपोर्शन होगा इसमें, यानी कि एक फॉर्मूला अगर बनाने की मैं कोशिश करूं कि कितना चेंज हो रहा है, कोई मुझे पूछेगा कि बता लगाओ कि हमारा टोटल चेंजिंग लेंथ कितना हो रहा है और किस चीज के ऊपर, किस फैक्टर के ऊपर ये डिपेंड करता है, तो हमारा एक फॉर्मूला बनता है यहां पे कि हम लोग को एक चीज पता है कि जो हमारा इंक्रीज इन टेम्परेचर है वो एक तो लेंथ 1 रहेगा, और सॉरी इंक्रीज इन लेंथ मेरा L1 से लेके L2 तक हुआ है, लेकिन टेम्परेचर भी तो चेंज हो रहा है। जब मैंने सप्लाई किया हीट को, तो लेट्स सपोज जो सबसे पहले इसका टेम्परेचर था वो रहा होगा T1। जब मैंने इसको सप्लाई कर दिया हीट, तो समझ लो उसका टेम्परेचर रहा होगा T2, यानी कि मेरा टेम्परेचर भी यहाँ पे चेंज हो रहा है। और दोनों के बीच में जो टेम्परेचर चेंज होगा उसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा टी से। डेल्टा टी से डिनोट करते हैं, दैट इज द चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर यानी क्या होता है, T1 से लेकर T2 तक का जो होता है वो चेंज इन टेम्परेचर होता है। तो उसके हिसाब से अगर हम बात करें कि जो भी चेंजिंग लेंथ हो रहा है ना, इसका जो भी चेंजिंग लेंथ होगा, यहां पे मैं आपको लिख के दिखाता हूं, दैट इज चेंज इन लेंथ जो होगा वो क्या होगा, चेंजिंग लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू, किससे प्रोपोर्शनल होगा दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी बात है, यहां पे सोचने वाली बात है कि जो भी चेंजिंग लेंथ हो रहा है वो किसके वजह से हो रहा है, दो चीज के वजह से हो रहा है। एक तो आपका चेंज इन टेम्परेचर की वजह से हो रहा है, और किसके ऊपर हो रहा है, आपके रॉड के ऊपर, और उसका ओरिजिनल लेंथ कितना है, L1। यानी कि जो भी मेरा जो एक तरीके से चेंजिंग लेंथ जो हो रहा था वो किससे प्रोपोर्शनल रहेगा, हमारे इस प्रोपोर्शनल, ठीक है ना, इज प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ, हमारा जो ओरिजिनल लेंथ था उससे प्रोपोर्शनल रहेगा। एंड साथ ही में किससे रहेगा, ओरिजिनल लेंथ एंड द चेंज इन टेम्परेचर, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, एंड द चेंज इन टेम्परेचर। अब इसको मैथमेटिकल वे में कैसे लिखेंगे दोस्तों, कि हमें एक चीज क्लियर कट पता चल गया कि जो भी मेरा चेंजिंग लेंथ होगा वो प्रोपोर्शनल रहेगा, किससे प्रोपोर्शनल रहेगा, हमारे ओरिजिनल लेंथ से, और चेंज इन टेम्परेचर से वो क्या रहेगा, प्रोपोर्शनल रहेगा। तो चेंजिंग लेंथ को मैंने क्या मान लिया था, L2 मान लिया था, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि चेंजिंग लेंथ क्या होगा, L2 मेरा पूरा का पूरा नया लेंथ आया, पुराना लेंथ क्या है, ओरिजिनल लेंथ L1 है, यानी कि मेरा चेंज इन लेंथ कितना हो जाएगा, L2 माइनस L1। समझ में आ रहा है दोस्तों, पहले मेरा लेंथ था L1, अब मेरा लेंथ है L2, तो मेरा चेंज कितना हुआ कैसे पता चलेगा, जब ये पूरे L2 को L1 से माइनस कर दूंगा तो इतना बचेगा, तो L2 माइनस L1 क्या हो जाएगा, मेरा चेंज इन लेंथ हो जाएगा। तो चेंज इन लेंथ जो है वो किससे प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल का साइन ये होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल यही होता है। तो L2 माइनस L1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ क्या है, L1, एंड द चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर क्या है मेरा, डेल्टा टी। समझ में आ रहा है दोस्तों, ये चीज हो रहा है। तो इससे हम लोग एक फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं, वो फॉर्मूला जो होगा हमारा L2 के हिसाब से बना सकते हैं, दैट इज L2 यहां पे मैं रखता हूं, एंड L2 विल बी इक्वल टू, ये L1 इधर चले जाएगा तो L1 क्या हो जाएगा मेरे लिए, कॉमन हो जाएगा, करेक्ट है।
बट यहां पे एक चीज मैं आपको बताना रह गया, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है ना दोस्तों, इसको हमें रिमूव करना होता है। करेक्ट है दोस्तों, आपको पता होगा कि हमने ये चीज शायद आपने 7th में भी पढ़ी होगी, 8th तो आप पढ़ी रहे हो। और बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि आपको जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब दिखता है तो आपको रिमूव करना होता है। तो इन ऑर्डर टू रिमूव दिस प्रोपोर्शनलिटी साइन वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय कांस्टेंट, एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब ये कांस्टेंट कौन सा लेंगे मैं आपको बताता हूं। तो लेट्स सपोज यहां पे मेरा L2 - L1 तो पहले से ही था, लेकिन ये प्रोपोर्शनलिटी की जगह पे मैं लिखूंगा इक्वल, और अब मल्टीप्लाई कर दूंगा एक कांस्टेंट को जो कि है मेरा लैम्डा। और लैम्डा मेरा क्या है यहां पे, लैम्डा इज माय कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जिसको बोलते हैं हम लोग लैम्डा को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, एंड उसको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है दोस्तों, ये चीज मैं आपको लिखा के दूंगा। तो लैम्डा से मैंने मल्टीप्लाई किया, तो लैम्डा मल्टीप्लाई बाय L1 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी हो जाएगा। करेक्ट है, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं फिलहाल के लिए मान के रखता हूं, इसको नहीं सॉरी, ये वाले को इक्वेशन नंबर 1 मान के रखता हूं। अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, तो L1 को उधर भेज दूंगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, L2 विल बी इक्वल टू, ठीक है, ये L1 उधर चले जाएगा, तो आपका एक न्यू कंसेप्ट का फॉर्मूला जो आपका बन सकता है यहां पे, L1 विल बी गेट कांस्टेंट एंड 1 प्लस लैम्डा मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। ठीक है ना, 1 प्लस लैम्डा मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी, ये आपका एक फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एक फॉर्मूला है L2 निकालने के लिए, यानी कि जो आपका नया लेंथ आ रहा था L2 निकालने के लिए एक फॉर्मूला है आपका, दैट इज L2 इज इक्वल टू L1 1 प्लस लैम्डा मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। ठीक है, इसको भी एक इक्वेशन का नाम दे लेता हूं। लेकिन अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को वापस से जब देखूं, इसमें मैं एक चीज और बता सकता हूं कि जो लैम्डा है ना मेरा, जिसका नाम मैंने रखा था लीनियर एक्सपांशन, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, इसको भी अलग से निकाल सकते हैं। तो ये जो L2 - L1 दिख रहा है आपको, अब ये लैम्डा इधर ही है, तो इसको इधर रखता हूं, तो लैम्डा विल बी इक्वल टू, सिर्फ लैम्डा का अगर आपको वैल्यू निकालना है तो लैम्डा विल बी इक्वल टू, ये L2 - L1 उधर ही था। ठीक है, L2 - L1 उधर ही था, और ये L1 और डेल्टा टी जो है वो नीचे आ जाएंगे, यानी कि डिवाइड बाय L1 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। तो आपका ये एक और नया फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो फॉर्मूला मैंने डिराइव करने की कोशिश की है। एक आपका फॉर्मूला है जो आपको L2 का लेंथ देगा, L2 विल बी इक्वल टू L1 को ब्रैकेट में 1 प्लस लैम्डा मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी कर दोगे तो आपका L2 का वैल्यू मिल जाएगा। और वही आपको सिर्फ लैम्डा का वैल्यू अगर निकालना है तो L2 - L1 डिवाइड बाय L1 सॉरी, ठीक है, दिस इज L1 ना, ठीक है, L1 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी कर दोगे तो आपको लैम्डा का वैल्यू मिल जाएगा। और जैसे मैंने बोला कि लैम्डा को क्या बोलते हैं हम लोग, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, इसको बोलते हैं हम लोग। ये चीज आपको याद रखना है, कांस्टेंट होता है वो वैल्यू, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। तो ऐसे अलग अलग चीजों का यहाँ पे कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन का जो वैल्यू है वो दिया रहता है। यहाँ पे आपके एग्जाम में भी अगर कोई क्वेश्चन पूछता है आपको, तो ये क्वेश्चन में आपको ये चीज पता चल जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, और उसका एक कांस्टेंट वैल्यू होता है हर अलग अलग मटेरियल के लिए। तो सॉलिड के केस में अगर बात करें, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूं और एक एग्जांपल सॉल्व करके भी दिखाता हूं कि अगर आपको कोई पूछता है कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ये दो फॉर्मूला खाली आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला को मैं नहीं रफ करूंगा, सिर्फ ये इतने पार्ट को मैं रफ कर रहा हूं ताकि ये फॉर्मूला को हम लोग यूज करके हमारे फॉर्मूले में और क्वेश्चन में सॉल्व करके दिखा सके। क्लियर है, इसको मैं साइड में ही रखता हूं। ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये फॉर्मूला, आपको नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो। ये दो फॉर्मूला मैंने लिखा है, यही आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहां पे कुछ जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, ठीक है, क्या बोला मैंने यहाँ पे, आपके लिए मार्कर में चेंज कर लेता हूं ताकि और अच्छे से आपको मैं दिखा सकूं। क्लियर है, ओके तो जैसा मैंने बोल रहा था कि ये जो लैम्डा का जो वैल्यू होता है, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, इसका जो वैल्यू होता है ना, हर एक के लिए एक फिक्स किया होता है। ये साइंटिस्ट लोग ने पहले से ढूंढ निकाला हुआ है। तो जो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन है ना, उसका वैल्यू कॉपर के लिए अगर बात किया जाए, तो कुछ मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें का लिखा रहा हूं और नॉर्मली एग्जाम में आपको दिया हुआ रहेगा, चिंता करने की बात नहीं है। तो कॉपर का दिया हुआ है यहाँ पे 17, ठीक है, कॉपर का 17 होता है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन की बात करें। एल्यूमिनियम का होता है 23.1, ये आपको याद रखना है। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट में लिखा रहा हूं। और आयरन का 11.5 होता है, ठीक है ना, फेरस जिसको बोलते हैं 11.5 होता है। एंड एक और दिया हुआ है सिल्वर, तो सिल्वर का 18 होता है, ठीक है ना। और वैसे ही आप देखोगे देयर आर सो मेनी व्हिच आर गिवन इन योर सिलेबस, तो आप देख सकते हो वहां से। तो ये 3-4 चीज मैंने यहाँ पे लिख दिया। और ऐसे ही अलग अलग मटेरियल्स के केस में, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड और गैस हो, हर एक के लिए जो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन का जो वैल्यू होता है वो फिक्स होता है, डिसाइडेड होता है पहले से ही, जो कि आप लोग को दिया हुआ रहेगा एग्जाम में। अगर आपके ऊपर इसके ऊपर ये टॉपिक के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो लेट्स सपोज आई एम टेकिंग वन क्वेश्चन हियर, ठीक है ना। एक क्वेश्चन मैं ले ही लेता हूं ताकि आपको 100% क्लियर हो जाए कि किस तरीके का एग्जांपल आपको पूछ सकता है आपके एग्जाम में। तो लेट्स सपोज आपको एक क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द इंक्रीज इन लेंथ, ठीक है ना। अगर एक स्टील रॉड को हम लोग कंसीडर करते हैं तो उसका इंक्रीज इन लेंथ हमें निकालना है, जिसका जो लेंथ है वो 0.5 दिया, यानी कि सबसे पहला जो लेंथ हमें दिया हुआ है कितना हुआ है, 0.5 मीटर हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इनिशियल लेंथ, पहले से ही जो रॉड रहेगा हमारा उसका लेंथ कितना है, 0.5 मीटर हमें दिया हुआ है। यानी कि ये क्या हो जाएगा दोस्तों, L1 हो जाएगा। एक तरीके से आप बोल सकते हो कि सबसे पहला लेंथ हमें दिया है 0.5 मीटर, और इसका टेम्परेचर जो है
वो 60 डिग्री से इंक्रीज हो रहा है, यानी कि मेरा जो चेंज इन टेम्परेचर जो है डेल्टा टी का जो वैल्यू दिया हुआ है दोस्तों डेल्टा टी का वैल्यू यानी कि चेंज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 60 डिग्री दे के रखा है, ऐसा क्वेश्चन में बोला हुआ है। ठीक है, और यहां पे बोल दिया कि कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, और ये मटेरियल कौन सा है मेरा स्टील है, तो स्टील का मटेरियल का कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन का जो वैल्यू दिया हुआ है वो हम लोग को दिया है दैट इज 0. एक तरीके से आप बोल सकते हो 4013, 0.40123413, ठीक है ना, दैट इज डिग्री पर डिग्री सेल्सियस। ये हम लोग को इसका यूनिट दिया हुआ है, ये हम लोग को कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन का वैल्यू हमें दिया हुआ है। ठीक है, ये होता है हमारा लैम्डा। लैम्डा किसके लिए, स्टील के लिए, तो एस लिख देता हूं, ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन आप फिर भी लिख सकते हो। लेकिन हमको क्वेश्चन क्या पूछा है, इसमें निकालने क्या पूछा है, व्हाट विल बी द इंक्रीज इन लेंथ। तो इंक्रीज इन लेंथ क्या होता है हमारा, दैट इज L2 माइनस L1 ना, कितना बड़ा, तो इंक्रीज इन लेंथ निकालना है, यानी आपको इधर पे लिख देता हूं दैट इज फाइंड द इंक्रीज इन लेंथ। इंक्रीज इन लेंथ विल बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन पूछा है। एक बार फिर से मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूं कि एक स्टील रॉड दिया है आपको, क्वेश्चन में स्टील रॉड दिया है जिसका पहले लेंथ था आपका 0.5 मीटर, ठीक है ना, और टेम्परेचर आप कितना बढ़ा रहे हो, 60 डिग्री का फ्लक्चुएट कर रहे हो, यानी कि जो चेंज इन टेम्परेचर आप कर रहे हो वो 60 डिग्री का कर रहे हो, ये आपको बोल के रखा है। लैम्बडा जो होता है यानी कि जो मेरा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन का जो वैल्यू है यहाँ पे, जो कांस्टेंट होता है स्टील के केस में, ठीक है ना, स्टील के लिए जो होता है वो आपको दिया हुआ है यहाँ पे। इसको और थोड़ा प्रॉपर तरीके से लिखता हूं मैं, लैम्बडा स्टील STEEL, ठीक है ना, इसका वैल्यू दिया हुआ है 0.00013 पर डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, और हमें पूछा है कितना चेंजिंग लेंथ हो रहा है वो निकालना है। तो एक फॉर्मूला हमें पता है, क्या फॉर्मूला पता है दोस्तों, कि ये फॉर्मूला जो है, आप इसके पहले वाला भी फॉर्मूला आपने देखा होगा, क्या फॉर्मूला था आपका, दैट इज यही फॉर्मूला ले सकते हो, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला ले लो, है तो एक ही ना, तो आप सीधा सीधा लैम्बडा वाला फॉर्मूला यूज कर लो। तो लैम्बडा विल बी इक्वल टू L2 माइनस L1 अपॉन L1 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी, ये आपका फॉर्मूला है। इसमें आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है चेंज इन लेंथ, यानी कि इंक्रीज इन लेंथ। तो इंक्रीज इन लेंथ कितना हो जाएगा, L2 माइनस L1 करोगे तो ही आएगा ना, यानी कि ये आपको L2 माइनस L1 का वैल्यू निकालना है। तो L2 माइनस L1 का वैल्यू जब निकालोगे तो उसको इधर ही रखता हूं, और इज इक्वल टू ये लैम्बडा जो है इधर ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय L1 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, मैंने इसको इधर रखा ये, और ये पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो L1 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी हो जाएगा। आप तीनों को वैल्यू डाल दो, मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा L2 माइनस L1 का। तो L2 माइनस L1 विल बी इक्वल टू लैम्बडा कितना दिया हुआ है आपको 0.0000013 मल्टीप्लाई बाय L1 कितना दिया है 0.5 दिया हुआ है, और चेंज इन टेम्परेचर आपको 60 दिया है। अब आपको यही करना है कि आपके नोटबुक का रफ पेपर निकालना है, और ये पूरे को 0.5 से मल्टीप्लाई करना है, फिर जो वैल्यू आएगा उसको 60 से मल्टीप्लाई करना है, और फाइनली आपका L2 माइनस L1 का जो वैल्यू है वो आपको मिल जाएगा, जो कि आपका आ रहा है 0.039 सेंटीमीटर। ठीक है, 0.039 सेंटीमीटर का आपका आंसर आ रहा है, और ये आपको खुद से ही निकालना है दोस्तों, कोई भी कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना है दोस्तों। मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग इसको सॉल्व कर पाते हो कि नहीं। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे 0.00013 को आपको मल्टीप्लाई कर देना 0.5 के साथ, कुछ वैल्यू मिलेगा आपको, वो वैल्यू को 60 से मल्टीप्लाई करो, आपको ये मिल जाएगा 0.039, अप्रॉक्सीमेटली आसपास भी वैल्यू मिलेगा तो भी आपका करेक्ट होगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, यही था हमारा आज का न्यूमेरिकल एंड जो टॉपिक मैंने आज एक्सप्लेन किया आपको, जिसका नाम है यहाँ पे लीनियर एक्सपांशन, उसका फॉर्मूलेस, एंड कैसे हम लोग कोई भी क्वेश्चन उसके ऊपर दिया रहेगा तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ये मैंने आपको आज कराने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से ये चीज समझ में आ गया है। तो आज के लिए इतना ही, कैसा लगा हमारा आज का लेक्चर वीडियो एंड ये टॉपिक, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा। आगे आने वाले लेक्चर में मैं आपको आगे का जो टॉपिक था हमारा सेकंड पार्ट, यानी कि ये तो लीनियर एक्सपांशन हो गया, और आपका एरियल एक्सपांशन, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन, वो हम लोग कवर कर लेंगे, पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आपको बस थोड़ा सा इंतजार करना है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ, एंड फटाफट से चैनल पे न्यू हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।